नमः संस्कृतय मित्रों। जैसे आप सभी को पता है कि सीटेट की परीक्षा बहुत ही शीघ्र होने वाली है और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि अब तो तैयारी करने का कुछ ऐसा मौका मिला नहीं है। अब क्या है कि लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट आप जितना से ज़्यादा लगाएंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा। तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में जिन बच्चों ने संस्कृत सब्जेक्ट चुना होगा उन बच्चों के लिए जो 30 नंबर के संस्कृत से प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं डेली उपस्थित होती हूँ। उसी श्रृंखला की कड़ी में आज ये प्रैक्टिस सेट संख्या 17वां है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, यदि इससे पहले ये जो 16 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए हैं, यदि आपको लगता है कि वो हमें देखना चाहिए हमारे वीडियो को देखने के बाद, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ वीडियोज़ पर क्लिक करिए और वीडियोज़ क्लिक करते ही सारे खुल कर आ जाएंगे। आप वहाँ प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और देख सकते हैं अपना स्कोर। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय ना गंवाते हुए, क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम है और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं फटाफट जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट, बहुत ज़्यादा खींचा तो 20 मिनट, इससे ज़्यादा न लूँ। और इसके चक्कर में कई बार जो ज़ुबान है ना वो लड़खड़ा जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी करने पर इधर उधर शब्द हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, मेरा मेन मतलब है आपको प्रैक्टिस सेट देना और उसकी शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी व्याख्या जितनी शॉर्टकट में कर सकें वो करना। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है ना। स्वस्ति शब्द के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। तो एक सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम योगाच चतुर्थी। तो ऐसे विभक्ति मतलब जहाँ पे नमस्कार किया गया, स्वाहा और स्वस्ति ऐसे शब्द जहाँ हों उनके योग में जिसको किया जा रहा है, जैसे नमः संस्कृताय, संस्कृत को हम लोग बोलते हैं नमः संस्कृताय, तो किसको नमस्कार कर रहे हैं? संस्कृत को कर रहे हैं। तो संस्कृत में क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली जो विभक्ति होती है वो चतुर्थी विभक्ति होती है। और किस सूत्र से? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो बहुत बार इससे पहले शुरुआत की जो हमने 4 5 6 प्रैक्टिस सेट कराया उसमें कई बार कादम्बरी, रघुवंशम इन सब ग्रंथों की चर्चा की है। तो कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है, ठीक है। इसमें 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। और कादम्बरी और कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीटेड लेवल में प्रश्न बनेगा, इसलिए इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न नंबर 20वां क्या कह रहे हैं? महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक क्या है? मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमारसंभवम, मेघदूतम। देखिए चारों रचनाएं कालिदास की हैं। रघुवंशम भी कालिदास ने लिखा, मेघदूतम भी कालिदास ने लिखा, कुमारसंभवम भी कालिदास ने लिखा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि नाटक कौन सा इन्होंने लिखा? तो मालविकाग्निमित्रम एक नाटक है जो 5 अंकों का है, ठीक है। रघुवंशम क्या है? महाकाव्य, कालिदास ने लिखा है। इसमें रघुवंशीय राजाओं का वर्णन है, ठीक। और द्वितीय सर्ग जो इम्पॉर्टेंट है उसमें सुदक्षिणा और राजा दिलीप का वर्णन है। राजा दिलीप और सुदक्षिणा एक गाय की सेवा जिसमें करते हैं, उस गाय का नाम होता है नंदिनी। इसमें एक सिंह का वर्णन है जिसका नाम है कुंभोदर। मेघदूतम जो है वो भी 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ जो है उसमें यक्ष जो है बादल से संदेश भिजवाता है, बादल को मार्ग बताता है कैसे कैसे जाना है। उत्तर मेघ में अलकापुरी का वर्णन है। कुमार संभवम जो है ये भी एक महाकाव्य है जिसमें 17 सर्ग हैं। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, कालिदास द्वारा विरचित है। इसमें भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होता है। ये सब घटनाएं वर्णित हैं। यहाँ पूछ रहा है कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक तो मालविकाग्निमित्रम। यदि इसमें अंक पूछा जाता है तो 5 अंक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि व्यंजन शब्द का उदाहरण है सज्जना, साधुक्तम, पितरी और पितृयाम। तो देखिए ये तीनों जो है पितरी, साधुक्तम जो है साधु धन उक्तम ऊ आ रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ स्वर आ रहा है। तो स्वर व्यंजन शब्द क्या कहता है कि पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो, बाद में स्वर या व्यंजन कोई भी हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। देखिए सत धन जन, सत धन ऐसे होता है ना जना। अब यहाँ पे क्या होगा? ता को क्या आदेशित हो जाएगा? जा आदेशित हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सज्जना।
तो ये कौन सी संधि है? देखिए यहाँ पे व्यंजन आया है ना, यहाँ भी व्यंजन है, तो व्यंजन व्यंजन मिलकर कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि। तो सज्जन व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है वयम, यूयाम, सह, तस्मिन। उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष से संबंध कौन है? सह, तौते, शाह कौन है? प्रथम पुरुष सर्वनाम है ना। तुम, यूयाम, यूयम, ये कौन सा? सह, तौते, तुम, यूयाम, यूयम, और अहम, आवाम, वयम। इसमें पूछ रहा है कि उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है, जो ऐसा कौन सा सर्वनाम है? तो अहम, आवाम, वयम। देखो अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष के बहुवचन में आता है, तो उत्तम पुरुष का सर्वनाम कौन है? वयम है। प्रथम पुरुष का क्या होता है? शाह। अगर पूछे प्रथम पुरुष का सर्वनाम क्या है, तो शाह। यदि तो पूछ ले तो द्वितीय विभक्ति में तो बनता है इसी का। और ये तीनों जो है प्रथम पुरुष के सर्वनाम है ना। मध्यम पुरुष का कौन है? त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष का पूछे अहम, आवाम, वयम। इनमें से तो ये उत्तम पुरुष के सर्वनाम होता है। ठीक है, यहाँ उत्तम पुरुष का पूछा गया तो वयम देखिए, ये विभक्ति वगैरह नहीं पूछी गई। उत्तम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम कौन सा? वयम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है दृढ़ धातु में कितने प्रत्यय जोड़ने पर के योग, प्रत्यय का योग करने पर रूप बनतेगा। तो क्या रूप बनेगा? धृति, है ना। चलिए व्यक्ति शेष बचता है कितने प्रत्यय का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 पर आने के लिए हमें फिर से प्रश्न संख्या 24 देखिए। प्रश्न संख्या 24, देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि छंदानुगत प्रशिक्षण प्रणाली है व्याकरण की, पद्य की, गद्य की या कथा की। देखिए छंद से अनुबद्ध क्या होता है? हमेशा और हमेशा पद्य होता है ना, क्रियात्मक होता है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखिए, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है शुद्ध वाक्य है अहम गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छसि, त्वम गृहम गच्छति, त्वम गृहम गच्छसि। देखिए जो कर्ता होता है, कर्ता के हिसाब से ही क्रिया लगती है अनुवाद में। तो देखिए इसमें अहम है, तो अहम के साथ क्या मध्यम पुरुष का एक वचन लगेगा ना, तो मध्यम पुरुष एक वचन नहीं लगा है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ भी देखिए सा है, सा के साथ मध्यम पुरुष एक वचन गच्छस में गच्छामी होना चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ त्वम है, तो त्वम के उत्तम पुरुष वाची सर्वनाम है, तो त्वम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन का लगना चाहिए, यानी गच्छसी होना चाहिए, तो ये भी गलत है। त्वम है और त्वम के साथ देखिए गच्छस लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। त्वम गृहम गच्छसि, यानी तुम घर, जो कर्ता का जो पुरुष जो वचन होगा वही क्रिया भी होगी अनुवाद में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि वने अपि पद में कह संधि, वने अपि पदे का संधि, यानी वन जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? इसमें पूर्व रूप संधि है। देखिए आ को पूर्व रूप आदेशित हो जाता है, ऐसे होगा धन अपि, है ना, ऐसे होगा। तो ये वाला आ होगा, इस वाले आ को ये आदेशित हो जाएगा, पूर्व रूप आदेशित हो जाएगा, यहाँ पूर्व रूप संधि। ठीक है, एक पर रूपम सूत्र लगेगा। नीति मार्ग के ना परिलघ्यन्ति, नीति मार्ग को कौन नहीं लांघता है, परिलंघन कौन नहीं करता है? कुलीना, जना, सेवका या बालका। तो जो कुलीन होते हैं और नीति के मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं, नीति के मार्ग पर ही चलते हैं, जो कुलीन पुरुष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीति शतक का है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि तत्रय में संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, पररूप संधि है। तत्रय में कौन सी संधि? क्योंकि डबल जोड़ के देख रहे हैं ना, तो ये किसका है? दीर्घ किसका होता है? वृद्धि संधि का उदाहरण होता है, तो वृद्धि संधि सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। तो संस्कृत में अयोगवाह कितने हैं? तो संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या जो है वो 4 है। कौन कौन से हैं?
अन अ उपधमानीय उपधमानीय और जीवा मूली अच्छा, इसी की जगह अगर संख्या पूछा गया है, अगर पूछ लिया जाए कि ये क्या कौन सा शब्द अयोग हुआ है और ऑप्शन में एक ये दिए जाए, है ना, ऐसे करके दे दिया जाए, तो ये जो है उपधमानीय अयोग हुआ है ना, पा और फा, इन दोनों के आगे जब ऐसे ऐसे लग जाता है तो ये अयोगवा वर्ण होते हैं। ठीक, जिनकी अयोगवा क्या कौन से वर्ण है, जिनको गणना नहीं की जाती, जिनका योग नहीं किया गया है वर्णमाला में, ऐसे 4 वर्ण हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या 30 देखिए, अनुरूपम में समास होगा। तो ये देखिए पहला पद क्या है, उपसर्ग युक्त है, उपसर्ग युक्त और नपुंसक लिंग में है, तो उपसर्ग युक्त नपुंसक लिंग में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। रूपम अनतिक्रम में इसका विग्रह होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, चा और लगा होता है, बीच में योजक चिन्ह लगा। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें शाब्द द्वितीया से लेकर सप्तमी तक इसकी विभक्ति होती है, इसके भेद होते हैं। चलिए यहीं पर जो है प्रश्न संख्या 30 खत्म होता है। मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, और मैं आप लोगों से यही आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे, और इस समय जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए, बाकी कुछ मत पढ़िए। प्रैक्टिस सेट वगैरह, हाँ संस्कृत वगैरह में यदि जैसे है धातु रूप शब्द रूप, तो इनको चाहे एक बार जैसे अकारांत का सुबह सुबह उठ के लिख लिया कागज़ पे, ऐसे अकारांत रिकारांत 2 शब्द रूप करके, ऐसे कुछ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इनको आप जो है एक बार लिख के याद करने से क्या होता है, हलंत और विसर्ग का ही मेन होता है संस्कृत में, वो आपको ध्यान में रहेगा, वरना ज़रा से मिस्टेक में ही हलंत विसर्ग से ही कंफ्यूज हो जाते हो, आप याद भी करे रहते हो, रटे भी रहते हो तब भी, हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए, संस्कृत के अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी भी प्रैक्टिस सेट आप लगाते चलिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे बहुत बढ़िया रहेगा। और तीसरा ये कि आप जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उनमें देखिए आपको कमी कहाँ आ रही है, उसको पुनः एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा मैं शीघ्र ही एक नई प्रैक्टिस सेट को लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमः संस्कृता। यदि आपको लगता है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा। नमो नमः।